हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको फाइनल टर्म में जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखकर सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए यहाँ पूरे प्रिपेयर कर दिए हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दूंगा। और अगर आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से करेंगे और चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने रैंडमली चैप्टर आगे पीछे के हिसाब से सारे लिख दिए हैं। सबसे पहले जो आपका एक चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, उसमें आपके ना दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक डायरेक्ट वाला और एक इनडायरेक्ट वाला, मतलब इनवर्स वाला। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप एक लैंग्वेज में बता रहे हो, हमारे को भी बताओ, तो मैंने एक साथ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, डायरेक्ट का मतलब होता है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा घटेगा। तो जब आप यहाँ पर दो सिचुएशन लिखेंगे ना, तो इस वाले को x1 x2, इस वाले को y1 y2 मानना है। तो ये फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट का फॉर्मूला ये। फिर आपको इससे मल्टीप्लाई इससे करनी है, इससे मल्टीप्लाई इससे करनी है, यानी कि एक फॉर्मूला और बन गया x1 y2 x2 y1। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में ये लिखा आ जाए, ये लिखा आ जाए, तो आप टिक कर देना। अगर वो पूछेगा डायरेक्ट का फॉर्मूला कौन सा है, तो डायरेक्ट का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, तो आप मान लेते हैं जो फल बेचने वाला है वो प्राइस चेंज नहीं करता। 100 रुपये में आपको 1 किलो सेब मिलेगा। अगर आप पैसे बढ़ाओगे यानी कि 200 रुपये करोगे तो आपको 2 किलो मिलेंगे। मतलब आप पैसे बढ़ा रहे हो तो वो सेब की मात्रा बढ़ा रहा है ना। अगर आप अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो तो वो एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना। तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट। अब आ जाओ, इनवर्स किसे कहते हैं। इनवर्स में क्या होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें एक मकान को बनाना है, ठीक है, तो अगर उस मकान को 10 जने बनाते हैं, ठीक है, तो वो 100 दिन में बनता है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर उस मकान को बनाने में हम 10 की जगह 20 जने कर दें, तो जो मकान बनने में 100 दिन लग रहे थे, क्या वो 100 दिन लगेंगे या 100 दिन से कम लगेंगे। देखो, हम यहाँ पे जने बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मकान बनने में जो टाइम है वो कम हो रहा है। तो जब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है, तो उसको हम इनवर्स कहते हैं। और उसका ये फॉर्मूला देखो, इस वाले में x1 y1 है, ऊपर x2 नीचे y2 है, इसमें इनवर्स कर दिया। यहाँ पर x1 है या y1 है, यहाँ पर x2 नीचे x1 ऊपर है। ठीक है, ये देखो, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला हो या ये वाला हो। क्लियर हो गया। उसके बाद फैक्टराइज वाला जो चैप्टर आपका, उसमें ये काम आएंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी है, तो आपको इसको यूज करना होगा। ये सारे याद कर लेना। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो अंदर वाले को डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, ये बाहर वाले को डिवाइजर कहते हैं। और इसको क्वेश्चन कहते हैं, और यहां पर रिमाइंडर होता है। ठीक है, हिंदी में इसको भाजक, इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। उसके बाद है यहां पर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर मेंसुरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, क्षेत्रमिति से रिलेटेड है, क्षेत्रफल वाला, जिसमें ट्रेपीजियम भी है और भी चीजें। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी आपके काम आएंगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जो सर्कल होता है ना, ये सर्कल, ये सेंटर होता है, इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। देखो, ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। हिंदी में परिधि बोला जाता है। इसका 2 पाई आर होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने। ठीक है, फिर
आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, भुजा गुणा भुजा। स्क्वायर कैसा होता है, ये जिसमें सब एंगल 90-90 के होते हैं, डायगोनल बराबर होती है, सब साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसे होता है, इसे आयत बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 यानी कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। इसको d1 इंटू d2 भी बोल सकते हो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। जैसे रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, 4 साइड बराबर होते हैं, तो एक डायगोनल ये रही, एक डायगोनल ये रही। आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर हम ये रोम्बस बना रहे हैं ना, तो इसको डायगोनल बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी। तो कैसे बनाते हैं समलंब, आप पिक्चर भी बना लेना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये बनाएंगे ना, तो ये इनके बीच की दूरी हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए। अब कभी कभी क्या करेगा, इन चारों का टोटल हमें दे देगा और 1 2 3 साइड दे देगा, तो चौथी हम अपने आप निकाल लेंगे। चारों में से अगर 3 घटाएंगे तो चौथी तो बचेगी, इस तरीके से। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल कैसा होता है, जैसे ये ट्राइंगल है, तो ये बेस हो गया और ये इसके ऊपर हाइट हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है सिलेंडर, हिंदी में बेलन कहेंगे। तो बेलन का आयतन, ठीक है, इंग्लिश में मैंने यहां लिखा है, ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पायर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा करके ना मैं दिखा देता हूं, ठीक है। बेलन का आयतन पायर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आयतन का मतलब होता है उसमें कितना भरना है, तो पायर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है पता है आपको, कि जैसे अगर हमें इसमें पेंट करना है, यहाँ पर ऊपर नीचे छोड़ के, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, यहाँ पर जैसे ये है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर। फिर कुल का मतलब तो ऊपर से भी बंद और नीचे से बंद, तो ये लिखा मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये रेडियस होती है और ये हाइट होती है, ठीक है। फिर बेलन की ऊंचाई, अगर बेलन की हाइट पूछेगा तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, बेलन की अगर हाइट पूछेगा ना, तो बेलन का आयतन बटे में बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार पता है किसे कहते हैं बच्चों, ये होता है आधार। तो आधार का फॉर्मूला होता है पायर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेलन की ऊंचाई, तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाला तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एरिया ऑफ बेस होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है πr², क्योंकि सर्कल होता है, ठीक है। ये अभी सर्कल का लिखवाया था ना, मैंने कहा था ना यूज में आएगा इस तरीके से। और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि एक जैसे ऐसे रेक्टेंगल शीट है, इसको सिलेंडर बना दीजिए। देखो मैंने सैंपल पेपर भी करवा दिया है, तो आप सैंपल पेपर जो है वो वाली वीडियो देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सुन रहे ना मेरी बात आप, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने ना यहाँ पर आप कहेंगे हिंदी में ज़्यादा लग रहे हैं सर, मतलब इसको उधर लेगा तो ये निकल जाएगा, इसको इधर लेगा, इसको उधर लेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने आप चेंज कर लेना। मतलब तीनों में से 2 चीज दी होंगी, वो आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है मैंने लिख दे रखा है यहाँ पर, मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा था, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको।
एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में बाकी लिख ही रखा था यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है क्यूबॉइड। देखो ये ना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है क्यूबॉइड के ऊपर। जैसे मुझे इसमें सबसे लंबा डंडा रखना है, तो सबसे लंबा डंडा यही तो रखूंगा इस तरीके से। तो इसको डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो अगर बोले कि लॉन्गेस्ट लोग की लंबाई निकालो, लोग मतलब लट्ठा या डंडा कुछ भी आए, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब ये डायगोनल ही पूछ रहा था। अगर कोई बात समझ नहीं है ना तो पीछे करके दोबारा सुन लेना, आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये आ गया। फिर अब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इकट्ठा लिखा है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब हम लेटरल की बात करते हैं ना, तो ये आपको याद रखना है कि जैसे टोटल कितने फेस होते हैं, 1 2, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, साइड में हो गए, ठीक है, और एक सामने सामने हो गए, टोटल 6 हो गए ना। तो जब हम लेटरल की बात करते हैं तो ऊपर की छत और नीचे की जमीन नहीं होनी चाहिए, बाकी 4 दीवारें। समझे मेरी बात? तो अगर लेटरल बोल रहा है तो ऊपर नीचे से खुला हुआ, इसका फॉर्मूला होगा 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। हाइट है, ये लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसे क्यूब का, क्यूब मतलब घन जिसमें सब साइड बराबर होते हैं, तो इसलिए अब इसमें 4 इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर नीचे तो लेते नहीं है इस तरीके। अगर एग्जाम में 5 वाला बोल दे, अब सुनो इस वाले क्वेश्चन में भी 5 वाला आ जाता है। 5 वाले मतलब जैसे मुझे पेंट करना है तो 4 दीवारों पे करूंगा, छत पे करूंगा, जमीन पे थोड़ी करूंगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर आ जाए एरिया ऑफ 4 वॉल विद सीलिंग, 4 दीवारों का क्षेत्रफल छत सहित, तो क्या होगा? 2h l प्लस बी प्लस एल बी। मतलब 4 दीवारों का तो ये हो गया, प्लस में ऊपर की छत का कर देंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये अपना पूरी लिख लेना। हिंदी में लिखोगे 4 दीवारों का छत सहित क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब ये ना पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ याद आ गई तो वो बता दी मैंने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे इसमें भी अगर पूछेगा, मान लो अगर वो बोले क्यूब शेप का है तो पेंट करना तो जमीन पे तो करेंगे नहीं, कालीन बिछाएंगे, कुछ और करेंगे या फर्श बनवाएंगे। तो 5 दीवार, तो एरिया ऑफ 4 वॉल विद सीलिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल विद सीलिंग, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो हिंदी में लिखेंगे छत सहित, छत सहित, ठीक है। अगर समझ में आए ना तो सुनाई दे रहा होगा, अब जल्दबाजी में थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा? 5a स्क्वायर। बाकी देखो सरफेस जो है लेटरल वाला 4a स्क्वायर आ गया। सरफेस एरिया मतलब टोटल, टोटल सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया लिखा तब भी टोटल माना जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 6a स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब √3a हो गया। तो मतलब जैसे अगर मुझे सबसे लंबा लोग रखना है तो यहाँ पर रखेंगे लोग। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब उसमें कितना भर सकते हैं, तो a क्यूब आ गया। जैसे इसमें l इंटू बी इंटू एच है ना, क्योंकि देखो अब इसमें तीनों चीज सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो उसको a बोलते हैं। तो यहाँ पे a होता तो 3 ही तो बनता, इसलिए यहाँ पे a की क्यूब बन गया, ठीक है। जब अलग अलग होता है तो LBH लिखा जाता है, जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो इसलिए a लिखा जाता है। यहाँ पे आप l भी लिख सकते हो। अब जो क्वेश्चन में दे रखा आप वही लिख देना, नहीं तो अपनी मर्जी से लिखो। फिर उसके बाद इस चैप्टर में यूज होने वाली जो चीजें हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये आपको याद रखना है। बाकी आपको स्क्वायर सारे पता होने चाहिए, मैंने यहाँ थोड़े से लिखे, आपको 30 तक पता होने चाहिए। और स्क्वायर रूट, 1 का रूट कैसा होता है? 1 होता है। 4 का क्या होता है? 2 दूनी 4, 2 में से 1 बाहर निकलेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे थे। 9 का 3 3 9, 2 में से 1 बाहर आ गया। 16 का 4 4 16, 4 बाहर आ गया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यह है पाइथागोरस प्रॉपर्टी।
ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन 100% आते ही आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का होता है, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहा जाता है, और इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, 90 के सामने वाले को अलग लिखना है, चाहे वो दिया हो आंसर या ना दिया हो, फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। अब क्यूब, देखो क्यूब किसे कहते हैं, जिसको 3 बार लिखा जाता है, 1 1 1, इस तरीके से, ऐसी 7 7 7 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना होगा 343, ठीक है। ऐसे आप सारे कर लेना बाकी, फिर इनका आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्यूब रूट। जैसे 1 का क्या होता है, 3 बार लिखा, ये 1 आ गया, 8 का 2 2 4 2 8, 3 में से एक बार आ गया। जो घनमूल होता है वो 3 में से एक बार निकलता है, जो घनमूल होता है ना बच्चों, वो 3 में से एक बार निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी बुक में चैप्टर 3 है, तो उसमें सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, आपको पता ही है कि एक जो त्रिभुज होता है उसके एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो उसके एंगल का टोटल कितना होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन है ये, तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। पेंटागन कैसे बनाते हैं, इसकी 5 साइड होती है, तो 5 साइड के एंगल का टोटल कितना होता है, 540, ठीक है। मैंने थोड़ा इसे बड़ा कर दिया कि आपको दिखने में परेशानी ना हो। और अगर मान लो हमें पता ही नहीं कितनी भुजाएं हैं, तो क्या होगा, अब मान लो हो सकता है 10 साइड हो, 50 साइड हो, तो n-2 मल्टीप्लाई 180, एन की जगह लिख देंगे, अगर 50 साइड तो 50 में से 2 घटा के 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों, अगर ट्राइंगल इसका 180 कैसे है पता है, इस फॉर्मूले में लगा दो, 1 2 3 साढ़े 3 में से 2 गया, एक को 180 से मल्टीप्लाई करा, 180 आ गया। अब इसका देखो कि 360 आ रहा है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो 1 2 3 4 साइड है, तो 4 में से 2 गया, 2 को मल्टीप्लाई करो 180 से, 360 आ रहा है। ये फॉर्मूला है जिससे सारी चीजें निकलती हैं। फिर आ जाओ सम ऑफ एंगल, अगर वो एक्सटीरियर एंगल हमें पता लगाना। देखो अगर कोई भी फिगर ले लिया हमने और उसके एक्सटीरियर एंगल बना दिए इस तरीके से, एक ये बन गया, एक ये वाला, एक ये वाला, हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया, इसके एक्सटीरियर एंगल बना दिया, हमने क्या करा, पेंटागन ले लिया, तो इसके भी एंगल का टोटल हमेशा 360 रहेगा। ये लिखा, मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ मेजर्स, ठीक है। तो सभी बाह्य कोणों का कुल माप कितना होता है, 360 होता है। वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लिए, अगर साइड्स निकाल लिए ना तो 360 से डिवाइड करेंगे, और अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ साइड्स निकालने तो 360 को वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे। मान लो इसकी वैल्यू जो है 60 की आ गई, तो 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 6, तो 6 साइड वाला होगा वो, इस तरीके से। अब आ जाओ कि जो फिगर्स होती है ना, जो फिगर्स होती हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आने आना है। देखो जैसे पैरेललोग्राम है, उसकी क्या खास बात है, तो अब जैसे हिंदी में लिखा तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। देखो पैरेललोग्राम में ना अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और ये कह रहा है उसमें एंगल भी अपोजिट इक्वल होते हैं, एंगल भी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और जो एंगल इक्वल होता है, और इसमें जो डायगोनल होती है ना, डायगोनल ये इक्वल नहीं होती, लेकिन बाइसेक्ट इक्वल करते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। मान लो सपोज करो 14 लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 14 बराबर होगा। अगर ये 10 है और ये वाई लिख दिया, तो वाई कितना होगा, 10, क्योंकि इसकी जो डायगोनल होती है वो बाइसेक्ट हो जाती है बराबर। तो और बाकी आपको याद रखना, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल जो एक तरफ मुंह है जिनका, उनका टोटल 180 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको।
अब उसके बाद आ जाओ रोम्बस पर। रोम्बस उसे कहते हैं कि चारों साइड इक्वल होती है और हर एंगल जो होते हैं ना, आप वो मतलब बराबर तो नहीं होते लेकिन आमने सामने के बराबर होते हैं। और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और बाइसेक्ट भी बराबर करती है। ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, वो आप देख सकते हो, मैं लिख रखा। फिर है काइट। तो काइट में ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, और ये बाइसेक्ट करती है, और ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर होगी। एक मिनट, देखो ये वाली इसके बराबर नहीं होगी, ये हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको अगर मैंने लिखा तो काट देता हूं। ठीक है, ये याद रखना। अब स्क्वायर पर आ जाओ। स्क्वायर में चार साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 के होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, इसे डायगोनल बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? विकर्ण। ये रेक्टेंगल है। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में, इसमें चार साइड इक्वल है, इसमें चार साइड इक्वल नहीं होती। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले क्या इस स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बताओ। हाँ, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्या इस रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? इस रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें चार साइड इक्वल नहीं है। बाकी डायगोनल इक्वल होती है, बाइसेक्ट इक्वल करती हैं, इस तरीके से। और एक बात याद रखना, इसमें जो डायगोनल होती है वो 90 की भी बनती है। जैसे इसमें 90 की बनती थी ना, इसमें 90 बनती थी, तरफ ये 90 की बनती। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कितनी डायगोनल बनेगी? दो। अगर मैं यहाँ पूछ रहा है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखा ना यहाँ है, इसका मतलब डायगोनल ऑफ पेंटागन, ये लिखा मैंने। तो पेंटागन में कितनी डायगोनल बनेगी? पेंटागन में कितनी डायगोनल बनेगी? जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5। कितनी बन गई? 5 बन गई, वो तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसमें कितनी बनेगी? इसमें बताओ कितनी बनेगी? इसका नाम है हेक्सागन। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बीच में चली गई। तो टोटल 9 डायगोनल बनेगी इसमें। कितनी बनेगी? 9। और जो बाहर से होता है ऐसे, उसे कॉनकेव कहते हैं, जब अंदर हो जाता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे एक चीज पूछ ले कि रेगुलर पॉलीगन मतलब एक सम बहुभुज है जिसके 3 साइड्स हैं, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर 4 साइड वाला है, अगर रेगुलर पॉलीगन 4 साइड है तो उसका नाम क्या होगा? स्क्वायर। अगर 5 साइड पूछ लिया तो बस उसके आगे रेगुलर लगाते हो, रेगुलर पेंटागन। अगर 5 साइड है तो हिंदी में सम पंचभुज। और अगर 6 है तो सम षडभुज, 7 है तो सम सप्तभुज, 8 है तो सम अष्टभुज, 9 है तो नवभुज। सम लगा देना। हिंदी में हो गया। इंग्लिश में 5 है तो रेगुलर पेंटागन, 6 है तो रेगुलर हेक्सागन, और 7 है तो रेगुलर हेप्टागन, 8 है तो रेगुलर ऑक्टागन। इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक नेक्स्ट चैप्टर की है फॉर्मूले। पी को प्रिंसिपल कहते हैं, आर को रेट, टी को टाइम, ए को अमाउंट मिश्र धन। मतलब जैसे आप बैंक में जमा पैसे कराते 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे वो कहलाती है अमाउंट। या अगर आपने स्कूटर खरीदी तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कम होकर कितने रह जाएगी, उसे बोलेंगे अमाउंट। ठीक है, तो अगर घट जाती है तो उसे डिक्रीज, बढ़ जाती है उसे इंक्रीज। अगर बढ़ रही है
तो प्लस का साइन लगेगा। लेकिन अगर हम स्कूटर वगैरह पर लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम जैसा कि जानते हैं, जाहिर सी बात है। अब उसके बाद आप देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो माइनस लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर करेक्शन कर लो, ये पी यहाँ पर है, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला फॉर्मूला सेम यही है, बस ये माइनस लगा देंगे इसमें। ओके, ये ठीक है, ये गलत है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। पी 1 माइनस आर अपॉन में 100, बाहर लग जाएगा टी। आप एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सुना करो, कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है। अब देखो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो। एसपी यानी कि कितने का बेच रहे हैं, सीपी यानी कितने का खरीद रहे हैं, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, अगर लॉस परसेंट निकालने हैं तो लॉस को ऊपर लिखेंगे, लॉस है, ठीक है। और सीपी नीचे आएगा, सीपी हमेशा नीचे रहेगा। और फिर आप देखिए, अगर सीपी निकालने के लिए आ जाए और प्रॉफिट दे रखा हो तो प्लस लगाएंगे, लॉस दे रखा हो तो माइनस लगाएंगे। अगर एसपी निकालना है तो प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। आप ये ध्यान रखना डियर, सीपी में एसपी ऊपर है, ये प्लस वाला नीचे है, जबकि एसपी में ये ऊपर है, ठीक है, सिर्फ 100 नीचे है। ये थोड़ा सा ना याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इतने ही थे फॉर्मूले इस वीडियो में। प्लीज 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 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और भी बहुत सारी वीडियो बने, वो भी देख लेना। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।